नमस्कार दोस्तों, एकेएम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी अध्याय 2 बिलियन चैप्टर का पार्ट 3 देखा था। आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 को देखेंगे, जिनमें हम लोग कुछ प्रमुख टॉपिकों जैसे गैसों की द्रव में विलीयता, हेनरी के नियम का उपयोग और हेनरी के नियम की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम लोग इसमें चर्चा करते हैं गैसों की द्रव में विलीयता के बारे में। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गैसेस जो हैं वो द्रव में घुल करके विलयन बनाती है, जिसे हम लोग गैस द्रव का विलयन कहते हैं। लेकिन सभी गैसें जो हैं वो एक समान रूप से द्रव में विलय नहीं होती है, मतलब सभी गैसों की विलीयता समान नहीं होती है। ये निर्भर करता है गैस और द्रव की संरचना पर कि कौन सा गैस किस द्रव में कितना घुलनशील होगा। अगर हमारे पास गैस और द्रव दोनों की संरचना समान होती है तो उसमें उस द्रव में गैस हमारा अधिक विलय होता है। जिस गैस और द्रव का संरचना अलग अलग होता है उस द्रव में गैस कम विलय होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें H2S की, तो H2S जो है वो H2O में अधिक विलय होता है। अधिक विलय क्यों होता है? क्योंकि हम अगर H2S की संरचना को देखें और H2O की संरचना को देखें तो दोनों की संरचनाएं लगभग एक जैसी होती है। इसलिए हमारा H2S गैस जो है वो H2O में अधिक विलय होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की जल में विलीयता को, तो ऑक्सीजन हमारा जल में बहुत कम विलय होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि ऑक्सीजन की संरचना और जल की संरचना अलग होती है, इसलिए इसकी विलीयता बहुत कम होती है। लेकिन जितनी विलीयता ऑक्सीजन की जल में होती है वो विलीयता जलीय जीवों के लिए पर्याप्त होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं हेनरी के नियम की, हेनरी लॉ। तो द्रव में गैस की विलीयता के लिए हेनरी ने एक नियम दिया, जिसको हम लोग गैस की विलीयता के लिए हेनरी का नियम कहते हैं। मतलब हेनरी साहब ने कौन से द्रव में गैस कितना विलय होगा या किस कंडीशन में गैस द्रव में विलय होगी, इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया, जिसको हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी द्रव में गैस की विलीयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप दाब को बढ़ाएंगे गैस की विलीयता द्रव में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। गैस की विलीयता द्रव में उतनी ही बढ़ेगी। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि गैस का जो मूल प्रवाह होता है वो गैस के आंशिक दाब का समानुपाती होता है। मतलब गैस का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा, गैस का जो मूल प्रवाह है वो विलयन में उतना अधिक होगा। तो इसके अनुसार विलयन में गैस का आंशिक दाब गैस के मूल प्रवाह का समानुपाती होगा, जिसको हम लोग P समानुपाती X भी लिख सकते हैं। जहां P जो हमारे पास है वो गैस का आंशिक दाब है और X जो है वो गैस का मूल प्रवाह है। अगर हम समानुपाती चिन्ह को यहां से हटाते हैं, अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो मुझे एक स्थिरांक लगाना होता है, या लेते हैं हम लोग एक स्थिरांक। अब अगर एक स्थिरांक हम लोग लेते हैं KH को, तो हमारे पास ये बन जाता है P बराबर KH इंटू X, और इसी को हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। ये सूत्र जो हमारे पास है ये हमारा हेनरी का नियम कहलाता है। एक खास बात हमारे पास यहां कहा कि K का मान विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है। हम लोग KH को K भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे KH लिखा जाता है हेनरी कांस्टेंट, और कहीं कहीं पे सीधे K लिखा जाता है। तो K के बारे में कहा गया है कि K का मान सभी गैसों के लिए एक समान नहीं होता है, अलग अलग गैसों के लिए K का मान अलग अलग होता है। अब K का मान जितना अधिक होगा गैस की विलीयता उतनी ही कम होगी। मतलब K का मान हमारे पास जितना ज्यादा आएगा द्रव में गैस उतना ही कम विलय होगा। अगर हमारे पास K का मान कम है तो गैस की विलीयता ज्यादा होगी, मतलब उस द्रव में गैस जो है अधिक घुलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें H2S की, तो H2S हमारा H2O में ज्यादा विलय होता है,
तो इसका मतलब है कि H2S के लिए K का या KH का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए ये ज्यादा घुलनशील होता है। अगर हम लोग O2 की बात करें तो O2 हमारा जो होता है वो जल में कम घुलनशील होता है। तो जल में कम घुलनशील होता है तो O2 के लिए O2 का हमारे पास K का या KH का जो वैल्यू है वो क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होने के कारण O2 जो है वो हमारा H2O में कम विलय होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं हेनरी के नियम के उपयोग की, यूजेज ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी के नियम के उपयोग की हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो है वो मृदु पेय में, मृदु पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में। तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग जानते हैं कि CO2 को घुलाया हुआ होता है उच्च दाब पर, तभी तो हम लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को जो ही खोलते हैं तो उससे की आवाज आती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो उच्च दाब पर घुला हुआ होता है और उच्च दाब पर उसको क्या किया जाता है, सील बंद किया रहता है। तो उसमें हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग कर लिए। दूसरा जो हमारे पास है वो गोताखोरों के इस्तेमाल किए जाने वाले O2 गैस को He के साथ उच्च दाब पर मिश्रित कर गोताखोरों तक पहुंचाया जाता है ताकि उन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई न हो। कहने का मतलब है कि जो भी गोताखोर होते हैं, मतलब जो तैराक होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो उस ऑक्सीजन गैस की सिलेंडर में He को मिक्स कर दिया जाता है। He को क्यों मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ये तैराक जो होते हैं पानी के नीचे जाते हैं तो वायु का जो पानी के नीचे जो हमारे पास दबाव है वो बढ़ते चला जाता है। तो जितना ज्यादा वायु ये दबाव बढ़ेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस हमारा रक्त में क्या होगा, घुलेगा, और ऑक्सीजन गैस उतना ज्यादा हमारे रक्त में घुलेगा। फिर जैसे ही तैराक पानी से बाहर निकलेगा तो हमारे वायुमंडल के दाब और हमारे शरीर के दाब में अंतर आएगा, और अंतर आने से हमारे शरीर में ये O2 गैस का बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, जो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इस कंडीशन में कभी कभी तैराक की जान भी चली जाती है। जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतलों को यूं ही जैसे ही ढक्कन को हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बबल्स ओपन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन के बहुत सारे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इनको मतलब ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में न घुल जाए तो उसको कम करने के लिए He को उसके साथ में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम का उपयोग, वो है हमारे पास कि हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो उच्च दाब पर उपस्थित होती है। उच्च दाब पर उपस्थित होने के कारण ही हम लोग जानते हैं कि हमारे रक्त में Hb पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन गैस को पहुंचाने का। तो हमारे फेफड़े में जो आंशिक दाब ज्यादा होगा तभी ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे रक्त में अधिक घुलेगा और घुल करके वो क्या करेगा, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेनरी के नियम की सीमाएं, मतलब हेनरी के नियम की क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो सबसे पहला लिमिटेशन इसकी यह है कि ये केवल आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। आदर्श गैस हम लोग कहते किसको हैं, तो जो हमारे पास PV = nRT को पालन करता है वो हमारा आदर्श गैस कहलाता है। दूसरा हमारे पास इसमें कमी क्या है, तो ये हेनरी का जो लॉ है ये अधिक ताप या दाब होगा या बहुत कम ताप दाब होगा तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करता है। तीसरी जो हमारे पास इसकी लिमिटेशन है वो गैस की विलायक में विलयता कम होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई गैस है और वो उसकी विलयता विलायक में अधिक होगी तो वहां पे हेनरी लॉ का उपयोग हम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हम लोग हेनरी का लॉ क्यों करते हैं, तो गैस की विलयता को बढ़ाने के लिए। तो जब हमारे पास ऑलरेडी गैस की विलयता बहुत अधिक होगी तो फिर इस नियम का हम लोग क्यों उपयोग करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो ये वैसे विलयन के लिए लागू नहीं होता है जिसमें गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती हो। अगर हमारे पास गैस की विलायक के साथ अगर कोई अभिक्रिया हो जाएगी तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, कोई और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे इस लॉ का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब अगर कोई ये विलयन में
गैस को हम घुला रहे हैं और वहां गैस क्या कर ले रहा है, संयोजित हो जा रहा है, मतलब आपस में जुड़ जा रहा है, या फिर वियोजित हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है और कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहां पर भी हेनरी लॉ का उपयोग नहीं हो पाता है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। हमारे नए लेक्चर को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।